नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूकंप पढ़ेंगे और तड़ित झंझा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे भूपर्पटी हुआ, पृथ्वी की प्लेट क्या होती हैं, तड़ित चालक, रिएक्टर पैमाना, भूकंप लेखी, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी, भूस्पंदन के बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस अध्याय में क्या लिखा है। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी, कितने विनाशकारी? दो विनाशकारी तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के लिए उपायों पर भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग, पहला टॉपिक क्या है? तड़ित के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर, क्या लिखा है? विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर, क्या लिखा है? आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। क्या है? चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग, क्या लिखा है? प्राचीन काल में लोग चिंगारियों का, क्या लिखा है? प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। ठीक, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए देखते हैं चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, तो क्या था वो, देखते हैं। छह सौ ईसा पूर्व से भी पहले, क्या लिखा है? 600 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की रॉल है, को फर से रगड़ते हैं, तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं, क्या लिखा है? आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में, क्या लिखा है? यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी देख सकते हैं। ठीक, 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए? 2000 वर्ष। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे, क्या लिखा है? हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं। यहां से देखते हैं विद्युत आवेशों की, क्या लिखा है? विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। ठीक? परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। क्या लिखा है? जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित कर लेता है या आकर्षित कर सकता है। अब देखते हैं रगड़ द्वारा आवेशन। रगड़ द्वारा आवेशन। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, क्या लिखा है? बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रगड़ा गया सिरा रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी, क्या लिखा है? अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसों तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। ठीक, अब यहाँ देखते हैं जब पॉलीथीन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने क्रियाकलाप किया है उसी से संबंधित है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं
तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को क्या लिखा है, इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित कहते हैं जो विद्युत आवेश को क्या कर लेती है, विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, उन्हें क्या कहते हैं, आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। क्या लिखा है, प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आवेशों के प्रकार। क्या लिखा है, आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं। दो गुब्बारे, क्या लिखा है, दो गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। जैसे क्या लिखा है, दो गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को सिर्फ क्या करें, स्पर्श ना करें, जैसा कि चित्र 12.1 में दिखाया गया है। दोनों गुब्बारों को, क्या लिखा है, दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। अब आप क्या देखते हैं, आगे देखें। इसमें क्या होगा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बराबर रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच की गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए, जैसा कि चित्र 12.2 में दिखाया गया है। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, क्या लिखा है, सावधान रहिए रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुए। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। ठीक, यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या होता है? आइए इसका हम पता लगाते हैं। एक रिफिल को, क्या लिखा, एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। अब देखते हैं हमें परीक्षण से क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। आइए परीक्षण का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को क्या किया, आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश के भिन्न प्रकार का है? ठीक, क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय अर्थात एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि सजाती में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या फिर ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक थे, ये ऋणात्मक हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सजाती। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, जैसे अब आगे देखते हैं। और ये प्लस और माइनस अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये हो गए विजातीय आवेश हो गए। तो आगे देखते हैं। मान्यता के अनुसार, क्या लिखा है, मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेशों को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से, क्या लिखा है, आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? तो देखते हैं। आपका यह अनुमान प्लास्टिक स्ट्रॉ पर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक आवेश होना चाहिए, अर्थात ऋणावेश होना चाहिए।
रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। कौन से आवेश होते हैं? स्थैतिक आवेश होते हैं। ठीक, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। परिपथ में, याद देखते हैं, परिपथ में होने वाली विद्युत धारा, क्या लिखा है? परिपथ में होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है तथा तार गर्म हो जाता है, और कुछ नहीं वरन आवेशों का क्या होता है? ये प्रवाह है। अब देखते हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण देखते हैं। पहले हम क्रियाकलाप कर लेते हैं। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। किसकी बोतल लीजिए? मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज के कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। जैसा कि चित्र 12.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी लगभग 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी लीजिए या पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। क्या होता है? क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से, क्या लिखा? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? आइए देखते हैं आगे, क्यों प्रतिकर्षित करती हैं या क्यों आकर्षित करती हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम की पन्नी, क्या लिखा है? एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिक से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी अच्छी चालक होती हैं। समान वाले आवेश वाली, क्या लिखे? क्या लिखा? समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी कहते हैं किसको? कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी, क्या लिखा है? वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को, क्या लिखा है? पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिक को स्पर्श करने की क्रिया दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिक को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित है। किसी आवेशित वस्तु को, क्या लिखा है? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। भू संपर्कण कहते हैं। अब देखते हैं तड़ित की कहानी। आइए देखते हैं तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा, क्या लिखा है? अब रगड़ द्वारा आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। गरज वाले तूफानों के बनते समय, क्या लिखा है? गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके,
बादलों के ऊपरी किनारे, क्या लिखा है, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर, क्या लिखा है, ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेश, क्या लिखा है, जब संचित आवेशों का परिमाण परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक, क्या लिखा है, ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन। अब देखते हैं विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की, क्या लिखा, अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्या लिखा है, वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। अब देखते हैं तड़ित से सुरक्षा, तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा, क्या लिखा है, तड़ित एवं झंझा। गरज वाले तूफान को क्या कहते हैं, झंझा कहते हैं। तड़ित एवं झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें। अब सुरक्षित स्थान का पता कैसे लगाना है, देखते हैं। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, कोई मकान, क्या लिखा है, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़की व दरवाजे बंद होने पर, क्या लिखा है, वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें, आइए देखते हैं। तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, देखते हैं। बाहर खुले में जब हम होंगे, क्या लिखा है, जब हम बाहर खुले में होंगे उस समय हमें तड़ित झंझा के समय क्या करना होगा, तो देखते हैं। खुले वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित हमारी सुरक्षा नहीं करते, तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें, काफी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिरों को हाथों के बीच रखें, जैसा कि चित्र 12.6 में दिखाया गया है। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन पाएंगे या बन जाएंगे। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा जब घर के बाहर थे तो तड़ित झंझा से बचने के क्या उपाय थे। अब देखते हैं घर के भीतर जब हम होंगे उस टाइम हम क्या करेंगे। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। ठीक, तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। आगे देखते हैं। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों, क्या लिखा है, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होगी या कोई हानि। अब हम देखते हैं तड़ित चालक, क्या है, तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है।
किसके लिए क्या किया जाता है? भवनों को त्वरित चालक से बचाने के लिए या उसके प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धात की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला होता है या खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु त्वरित झंझा के समय इसे या इन्हें स्पर्श न करें। अब देखते हैं हम भूकंप। अब देखते हैं भूकंप। भूकंप के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। आपने अभी त्वरित झंझा तथा त्वरित के विषय में अध्ययन किया। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे त्वरित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि त्वरित झंझा क्या लिखा है? यदि त्वरित झंझा होती तो क्या लिखा है? यदि त्वरित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव त्वरित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। फिर से पढ़ते हैं। यदि त्वरित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव त्वरित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह क्या है? भूकंप है। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। ये देखिए, भूकंप से कश्मीर में तबाही हुई थी, उसके बारे में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने क्या लिखा है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत समय तक रहता है, क्या लिखा है? भूकंप जो बहुत समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। क्या लिखा है? प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 सितंबर क्या लिखा है? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप का क्या कारण है? अब देखते हैं भूकंप का कारण देखते हैं। ये देखिए, ये बूझो है। बूझो की दादी क्या कहती है? बूझो क्या कहता है? मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? ये प्राचीन काल की कहानियां हैं। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। ठीक,
प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझों की दादी, अभी हमने जो यहाँ बताया वही है, जैसे कि बूझों की दादी ने सुनाई थी, द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं क्या थी, प्रचलित थी। क्या लिखा, अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर, क्या लिखा है, अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भू स्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को क्या कहते हैं, भू परपटी कहते हैं, भू परपटी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको भू परपटी कहते हैं। भू परपटी के अंदर, इसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, भू परपटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे होता है परवार, क्या होता है, प्रावार होता है, जिसे हम मेंटल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेंटल कहते हैं। फिर उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कोर कहते हैं। कोर दो भाग में होता है, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर, जिसको हम बाह्य कोर और आंतरिक कोर कहते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी की यह परत, पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, एक खंड में नहीं है अर्थात कई खंडों में है। यह टुकड़ों में क्या है, विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण, अर्थात अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूकंप के रूप में, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि मैंने ये क्या किया, ये पृथ्वी का एक हिस्सा मैंने काट लिया। ठीक, ये वाला हिस्सा हो गया आपका भूपर्पटी, ये हो गया आपका भूपर्पटी। इसके बाद आपका हो जाएगा प्रावार, जिसे हम मेंटल कहते हैं, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा कोर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोर। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है भूपर्पटी वाला, इसमें अनेकों खंडों में क्या होते हैं, प्लेट होते हैं। क्या होते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है अनेकों खंडों में बटा होता है, टुकड़ों में होता है। इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, हम प्लेट कहते हैं। दो प्लेट को हम ले लेते हैं, यहाँ दो प्लेटों को माना, हम लोगों ने दो प्लेटों को ले लिया। अब ये प्लेटें जो हैं, इनमें जब गति होगी तो एक दूसरे से क्या होंगे, रगड़ खाएंगे। इन्हीं रगड़ की वजह से भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक, तो क्या लिखा है, जब प्लेटों में गतियां होती हैं, इन्हीं प्लेटों में जब गतियां होंगी, निरंतर जो गतियां होंगी, उन्हीं के कारण पृथ्वी पर क्या उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं, यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। पृथ्वी पर भूस्पंद, ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। किसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं, ज्वालामुखी की फटने के, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से अथवा भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप, क्या लिखा है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होता है। पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। ठीक, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आंशिक, क्या लिखा है, भारत के अति भूकंप क्या लिखा, आशंकित क्षेत्र, क्या लिखा, आशंकित क्षेत्र, जैसे
कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं, किसी भूकंप की शक्ति, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण, क्या लिखा है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण कितना था, 7.5 से अधिक था। अब देख लेते हैं भूकंपी जो रिएक्टर है उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है। भूस्पंद, क्या लिखा है, भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी, क्या लिखा है, भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। उसका चित्र यह है 12.13 में 1.3 में यह दिखाया गया। यह उपकरण मात्र एक कंपायन, क्या लिखा, कंपायमान क्षण अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इसके क्या लिखा, इससे कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गत करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 12.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। ये भूकंप लेखी उपकरण है। आगे देखते हैं, ये देखिए भूकंप का चित्र दिखाया गया है। भूकंप का चित्र, ये वाला पॉइंट जो होता है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप जो तरंगे होती हैं, भूकंपी तरंगे जहां से उत्पन्न होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। वो फोकस पॉइंट होता है और इसके जस्ट ऊपर पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी परत जो होती है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया आपका पृथ्वी का पृष्ठ हो गया और यहाँ पर ये दिखाया गया है भूकंपी तरंगों को। ये देखिए, आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप से बचाव। भूकंप से बचाव की प्रक्रिया क्या है। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। किसकी, भूकंपों की। भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकता है। क्या लिखा है, आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। अब देखते हैं, उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापद हो। ठीक, किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श लीजिए। आगे देखते हैं, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। आगे देखते हैं, भूकंप से क्या लिखा, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए
अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। यदि आप घर के अंदर हैं अर्थात घर में है तो हमें क्या करना चाहिए, किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों को रुकने तक वहीं रुके या वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर में हैं, क्या है, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकले। अब देखते हैं जो प्रमुख शब्द हैं जिनकी चर्चा इस अध्याय में हुआ है, अर्थात जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या है वो, भूपर्पटी, विसर्जन, पृथ्वी की प्लेट, भूकंप, विद्युतदर्शी, तड़ित चालक, ऋणावेश, धनावेश, रिएक्टर, क्या है, रिएक्टर पैमाना, भूकंप लेखी, गर्जन, गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण, भूस्पंदन। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा, कुछ वस्तुओं को, क्या लिखा, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गत करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के, क्या लिखा है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं, भू संपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से क्या कर सकता है, बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा क्या लिखा है, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या लिखा है, भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा, क्या लिखा है, किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो विकल्प में क्या है, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। इसमें से आंसर आपका होगा ख, तांबे की छड़। क्या लिखा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो किसको आवेशित नहीं किया जा सकता आसानी से, तांबे की छड़ को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने कैपिटल टी तथा गलत के सामने कैपिटल एफ लिखिए। तो देखते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसके सामने हम एफ लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं बल्कि क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
प्रतिकर्षित करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ख, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक एक्स्ट्रा को आकर्षित करती है। ये बिल्कुल सही है, तो इसके सामने कैपिटल टी हो जाएगा। अब ग देखते हैं, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, तो सुरक्षा करता है। ठीक, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं करता है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, क्योंकि तड़ित चालक जो होता है वो भवन की सुरक्षा तड़ित से करता है। ठीक, ग पॉइंट देखते हैं, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, यहाँ पर हो जाएगा एफ। तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका है प्रकाश, तो प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।